कि शब्द प्रक्रिया को सीखने का अवसर मिलता है, तो उपसर्ग, प्रत्यय और संधि के प्रश्नों को अधिक लेने की मैंने कोशिश की है। धन्यवाद बेटा, है ना। आप सभी लोग हमारी बड़ी प्रशंसा करते हैं, पर हम चाहते हैं कि आप आंसर दें तो मजा आएगा। ठीक बात है। विच्छेद करके आगे बढ़ते हैं। नीरव शब्द को देखेंगे तो बनेगा निहि धन रव। प्रश्न यह कहता है कि कहां पर विसर्ग संधि नहीं है, यानी 1 नंबर में विसर्ग संधि है। निर्दय की बात करेंगे तो बनेगा निहि धन दय, यहां पर भी विसर्ग संधि है। निडर, ये एक अच्छा सा प्रयोग आ रहा है। नि धन डर, यहां संधि नहीं होकर के क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है साथियों। और 4 नंबर की बात करेंगे तो बनेगा निहि धन रोग। जिस साथी ने ऐसे काम किया होगा, इस तरीके से समझने की कोशिश की होगी साथियों, उनके कभी भी गलती नहीं होगी। हम में से ऐसे अनेक साथी होते हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन परीक्षा में वो इस तरीके से, ठीक तरीके से हल नहीं करते हैं और घर आकर के कहते हैं कि मेरे 4 प्रश्न ऐसे आते हुए गलत हो गए, मैं जानता था इसके आंसर क्या है, जल्दबाजी में गलत हो गए, गोले गलत भर दिए। उनको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है साथियों। आंसर 3 नंबर था। आप में से किसी साथी ने 3 नंबर आंसर दिया भैया? सी आंसर दिया क्या? बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो बड़े भोले बच्चे हो, क्योंकि जब एक बार पता चल जाता है कि आंसर कौन सा है तो फिर आप धड़ाधड़ उसकी दिशा में बढ़ते हो। चलिए, आज की क्लास का अगला प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं। तो साथियों, यहाँ पर एक बात हमको सीखने को मिलती है कि किस तरीके से विसर्ग जो है र में बदलता है और र में बदल करके र का लोप होता है और आरंभिक मात्रा जो ह्रस्व होती है वो दीर्घ हो जाती है। बड़ा अच्छा सूत्र है ये विसर्ग संधि का। समय आने पर यह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। नया प्रश्न दिया है, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न दिया है और केवल पहचान का प्रश्न दिया है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। क्रिया के साथ यदि कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उस प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और यदि नाम शब्द के साथ में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो हम उस प्रत्यय का नाम रखते हैं, तद्धित प्रत्यय रखते हैं। अब आपको इतना समझाने के बाद मुझे लगता है कहीं कोई गलती नहीं रहनी चाहिए, कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे तरीके से जवाब दीजिएगा जी। अजय जी, बड़ी प्रशंसा गुरु की। कहाँ गौतम अडानी और कहाँ एक आपका सामान्य शिक्षक। प्रश्न का जवाब दो तो मुझे शायद अडानी जी से भी ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, बताइए, प्रश्न का आंसर आना चाहिए आप ही की तरफ से। क्या प्रश्न है देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने कर दिया है। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो नाम शब्दों के साथ जुड़ते हैं। नाम शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो साथियों, सिलाई, सीलना क्रिया है, लड़ाई, लड़ना क्रिया है, कटाई। तो जयपुराइट्स, अगर आप तेज धूप से परेशान हो और बाहर जाकर सामान लाने का नाम सुनते ही काटना क्रिया है, यानी कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तीनों में ही कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हमसे पूछा है तद्धित प्रत्यय कहाँ है। जिस साथी ने अगर देखा है, हाँ, यहां अगर आप बात करेंगे तो शब्द बनेगा बुरा और प्रत्यय लग रहा है आई। तो साथियों, यह बुरा शब्द यहाँ पर नाम शब्द है। ए आंसर है, ए आंसर है। ना नहीं लग रहा है, बिल्कुल ना नहीं लग रहा है। सुरेंद्र बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कहाँ ना नहीं लग रहा है? पता है, यदि कहीं ये आपको पता चल जाए कि यह क्रिया है और क्रिया का मूल रूप धातु है तो उसके साथ ना लगा दीजिए। जैसे ही ना लगेगा ना तो वह शब्द आपका क्रिया का मूल रूप कहलाएगा, क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा, और जिन जिन शब्दों के साथ ना लगेगा उसके साथ आया हुआ प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय कहलाएगा। ये एक छोटी सी जानकारी, ये बेसिक है। कई बार आप देखते होंगे कि सर गणित में ट्रिक होती है। अरे भैया, हिंदी में भी जबरदस्त ट्रिक होती है। अगर एक बार वो ट्रिक हमारे समझ में आ जाए ना तो फिर आप देखिए गणित से भी कम समय लगेगा और अंक गणित से भी मतलब अधिक, यानी पूरे में से पूरे अंक आने की संभावना रहती है। ये गणितीय प्रश्न ही होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है।
मैं आपको बता देता हूं, मुझे इस प्रकार के प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में यह अच्छे और भले का बुरे का निर्णय कर लेता है, योग्य और योग्यतम को अलग कर लेता है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, मैं आपको समय देता हूं, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री में आप जो है अपने ज्ञान का क्या कहते हैं प्रयोग सीधा कर लेते हैं, सीधा सटीक आप जवाब दे देते हैं, पढ़ा हुआ बिंदु होता है। लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता है। जैसा व्याकरण में भी गणित की तरह आपको प्रश्न हल करना पड़ता है कि किस क्रमांक में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अरे अच्छे से देख लो, ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न हमारा दिमाग परीक्षा भवन में चेंज कर लेते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें अन उपसर्ग नहीं है। अब अन उपसर्ग जो होता है शब्द को विलोम बनाता है। क्या करता है, किसी भी शब्द को विलोम बनाने का सबसे बेस्ट आइडिया उस शब्द के पूर्व निषेध वाला अ अथवा अन उपसर्ग लगाओ। तो यहां सभी में अन उपसर्ग नहीं है, हाँ एक में अन उपसर्ग नहीं है, 3 जगह पर देखने को मिलेगा। तो साथियों मैं हल कर लेता हूं, वैसे मैं आपके आंसर देख लेता हूं। आंसर सी यानी 3 नंबर भी आ रहा है, आंसर 4 नंबर भी आ रहा है, एक साथी आंसर 2 नंबर भी दे रहा है। तब मुझे लगता है कि आप सभी साथियों को मेरे साथ में अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए। क्या आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं कि सर आपका जो ये प्रयास है, ये प्रश्न है बहुत अच्छे हैं और यदि आप इसी तरीके से हमको पढ़ाते रहें तो हमें आने वाले समय में लाभ होगा? तो भैया हम भी आपके लिए नए नए प्रश्न बना करके लेके आए। एक बार इस पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आंसर आपके बड़े मिले जुले आ रहे हैं, मैं इस पर भी बात करूंगा, आगे बढ़ूंगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत कम आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना, बहुत कम आंसर आपके ठीक आ रहे हैं जिस तरीके से इस प्रश्न को देखा जाए। हाँ, कुछ साथी इसमें बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। अनिच्छा उपसर्ग हो गया अन, धन इच्छा, इसमें अन उपसर्ग है। अनुचित अन धन उचित, इसमें भी अन उपसर्ग है। अनुपम अन धन उपम, यानी कि उपमा कह सकते हैं, उपमा शब्द बनता है। अनुदित साथियों अनु धन उदित। अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक सटीक सा एग्जाम्पल, एक कमेंट कर दीजिएगा, एक बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा। सर ऐसे सरल प्रश्न आएंगे क्या? और ऐसे सरल प्रश्नों में आप सी 1 2 3 ये 3 नंबर पे आप लोगों का बड़ा ज्यादा ही मोह है, पता नहीं क्या है। अब आप तो एक बात बताइए, आपको इस प्रश्न को देख करके कितना सरल लग रहा था। प्रश्न का आंसर यहाँ पर 4 है, चूंकि यहाँ पर अनु उपसर्ग है और हमें देखना है कि अन उपसर्ग कहाँ पर नहीं है। तो साथियों जहां अन नहीं है वहां अनु उपसर्ग है, 4 नंबर आंसर था। क्लाइमेक्स कर देगा ये हिंदी। हिंदी एक ऐसा विषय है, गणितीय विषय है जिसमें पूरे में से पूरे अंक लाए जा सकते हैं। और बहुत सारे साथी सोचेंगे कि मैंने हिंदी को इतना सरल न लिया होता, और आपसे बाद में पूछेंगे कि अरे महेंद्र सर की क्लास थी आपने हमको बताया नहीं तो हम भी वहां पर पढ़ लेते इस चैनल पर आपके साथ में, तो हमारा भी भला हो जाता। तो अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को इस चैनल पर जोड़ें और मेरे साथ में लाएं। एक बेहतरीन हिंदी भैया निःशुल्क रूप से पढ़ने को मिल रही है, जिसमें कहीं कोई अशुद्धि नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप तैयार हैं तो हम तो आपसे पहले से तैयार हैं। आजा टेक्स्ट बुक पास प्रो पे आजा, आजा मेरे पास प्रो पे आजा। तुम भी टेक्स्ट बुक पास प्रो पर आओ और इनकी तरह सिलेक्शन पाओ, वो भी सिर्फ 3,000? 3,000 नहीं, सिर्फ 349। आजा टेक्स्ट बुक पास प्रो पे आजा। खैर इजी प्रश्न था, हल करने का तरीका नहीं मालूम था, इसलिए गलती हुई। आगे लेता हूं। सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। शायद मैं आपको प्रश्न बार बार पढ़ते वक्त यहां आकर के शब्द पर बलाघात करता हूं। बलाघात का मतलब होता है उस शब्द के पढ़ने पर जोर देना, उसके उच्चारण पर थोड़ा सा दबाव बनाना। 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं, 4 में से किस एग्जाम्पल में, 4 में से किस एग्जाम्पल में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हाँ, हिंदी कठिन नहीं है, हिंदी गणितीय दृष्टि से होती है, तुक्के यहां नहीं लगते हैं। हमारे मन में बचपन से ऐसा रहा है कि हम तुक्के मार करके ऐसा एडजस्ट कर देंगे, गोलाई तो भरना है। नहीं भैया, कभी ऐसा मत कीजिएगा। यदि आप गणित में तुक्का नहीं लगा सकते
साइंस में तुक्का नहीं लगा सकते तो हिंदी के व्याकरण में भी ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा सा प्रयास किया जाए, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो मजा आ जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सु उपसर्ग नहीं है, आप जवाब देंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। क्या मजेदार। आप मेहनत करके क्यों नहीं आते हैं ये बताइए, मेहनत करके क्यों नहीं आते ये बताइए पहले तो। मैं इसमें आगे बढ़ूं क्योंकि आंसर सी आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो भैया आप चारों ही आंसर दे रहे हैं तो अब करें किसको सही, है ना। फिर थोड़े दिन बाद जैसे परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में मैसेज करेंगे सर वो फलाना वाला प्रश्न था उस पर मुझे आपत्ति लगानी है। भैया आपत्ति क्यों लगा रहे हो? नहीं वो क्या है ना, मेरे वाला तो सही नहीं हो रहा है, दूसरे वाले से सही हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उस पर अगर आपत्ति लग सकती हो तो जरा बताइए ना, ठीक है ना। ये नहीं समझ में आया है, हम अच्छे से समझाएंगे। तो साथियों आपको ध्यान देना है, बोर्ड की तरफ देखना है कि पहला जो एग्जाम्पल है इसमें स्व धन स्थ है। स्थ का मतलब है जो खंबे की तरह अपने पैरों पर स्थित रहता है। जो स्वयं ही स्थित है वो स्वस्थ है, और जो स्वस्थ है साथियों वो बीमार नहीं है। ये बड़ा जरा ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के उपसर्ग है स्व। अगर यहाँ जाते हैं तो यहाँ थोड़ी सी यहाँ पर चूक जरूर हुई है, मैं उसको थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास करूंगा। ये साइड टाइप में गलती हुई है, ये स्वास्थ्य ना होकर के स्वस्थ होना चाहिए था। तो उपसर्ग बन जाएगा सुधन अस्ति। इसी तरीके से स्वल्प, सु उपसर्ग के साथ में अल्प शब्द है, और इसी के साथ में ये तो सबसे सरल एग्जाम्पल शायद आपको दिख गया होगा, सुधन लेख, इसमें भी सु उपसर्ग है। अब बताइए आपका आंसर क्या है। अब ये 3 नंबर वालों को मैं कहना चाहता हूं भैया आप हो कौन से नशे में, है ना। पढ़ाई के नशे में रहना है, देशभक्ति के नशे में रहना है, माता पिता की सेवा करने के नशे में रहना है, ईमानदारी का नशा रखना है, पढ़ने का नशा रखना है। तो कुल मिलाकर के खूब सारे नशे हैं, बाकी नशों में नहीं जाना है ना। हाँ पटवार तक डेली क्लास लेंगे बेटा, बिल्कुल। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं टिंकू, ऐसा प्रयास करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे खूब सारी कक्षाएं लेकर के आए। तो आपका आंसर क्या बन गया है, 1 नंबर। अरे माइंड ब्लोविंग क्वेश्चन है बेटा, इस प्रकार के प्रश्न है जिसमें आपको सोचने पर मजबूर करता है, ठीक बात है। और जिनके सही हो गए हैं उनको और आप सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं। अगला प्रश्न ले लूं क्या? अच्छा, अब आपके मन में आता है कि सर ये जो आप YouTube के माध्यम से इस चैनल पर कक्षाएं लेंगे उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपको यहाँ जो कक्षाएं मैं लूंगा इस चैनल पर आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रश्न दूंगा, ठीक बात है। जैसे कि आज चल रहा है इस प्रकार का टेस्ट मैं खूब सारे देता रहूंगा। एक दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों के मन में रहता है